नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम पश्चिम बंगाल से कर रहे हैं, जहां पर कल दूसरे दौर के चुनाव के लिए वोट डाले गए। सबकी नजरें हॉट सीट नंदीग्राम पर टिकी रही और दोपहर होते होते वहां के बोयाल बूथ पर हंगामा भी देखने को मिला। ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल को फोन कर कहा कि स्थानीय लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, तो शुभेंदु अधिकारी ने इसे नौटंकी बताया। हालांकि ममता बनर्जी की शिकायत को चुनाव आयोग ने नकार दिया है और कहा है कि नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान कहीं कोई रुकावट नहीं आई है। नंदीग्राम की जंग में देर तक चला हंगामा। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को फोन किया और बताया उनकी जान खतरे में है। ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री बोयाल मतदान केंद्र पहुंची। यहाँ भी टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बीजेपी कार्यकर्ता और कुछ मामलों में सुरक्षा बल भी टीएमसी के लोगों को वोट नहीं देने दे रहे। तृणमूल कांग्रेस ने दो मुख्य आरोप लगाए हैं। एक तो उन्होंने बताया कि करीब 10 बूथ में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए हैं और वो वोटिंग अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा उनका ये आरोप कि करीब 100-150 मशीनें काम नहीं कर रही, जिसपे ईसी ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। क्योंकि ये नंदीग्राम की बात हो रही है तो यहाँ लगाए हुए एक एक आरोप को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री जो व्हील चेयर से पहुंची सीधे पोलिंग स्टेशन में चली गई। यहीं से नाटक शुरू हुआ। बिल्कुल आमने सामने का टकराव। हालात किसी भी समय विस्फोटक हो सकते थे। दोनों तरफ से नारेबाजी जारी थी। एक तरफ खेला होवे तो दूसरी तरफ जय श्री राम। इस तनाव भरे माहौल में सुरक्षा बलों के लिए भी इम्तिहान की घड़ी थी, लेकिन अंत में हिंसा नहीं हुई। बेशक 2 घंटे चला हंगामा। कुछ देर बाद बहुत बड़ी तादाद में अर्ध सुरक्षा बलों के जवान चले आए। थोड़ी सी कोशिश से भीड़ तितर बितर हो गई। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे खोले गए और मुख्यमंत्री बाहर निकली। उन्होंने कहा इसके लिए अधिकारी नहीं, अमित शाह जिम्मेदार हैं। क्या करेगा बेचारा? ऑल ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा प्राउड मिनिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री ने एक रैली में इस तमाशे पर चुटकी ली। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बोयाल पोलिंग बूथ बस एक मिसाल है जिससे पता चलता है कि नंदीग्राम की जंग कितने तनाव वाली है। शुभेंदु अधिकारी ने भी बूथ का दौरा किया। मैटर इज नाउ ओवर। लोटस आर ब्लूमिंग। আপনি আরেকবার আপনার ডায়লগটা বলবেন যে বারবার বলেন हरे कृष्ण हरे हरे बीजेपी घरे घरे। हालांकि नंदीग्राम में मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि नंदीग्राम में तनाव है और चुनाव के बाद की हिंसा से निपटने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। नंदीग्राम से मोनीदीपा बनर्जी और संकेत उपाध्याय के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर असम विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे तक 76.5% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण में हर किसी की निगाहें बराक वैली पर पड़ने वाली 15 सीटों पर रही। पिछली बार बीजेपी ने यहां की 15 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। रात की भारी बारिश के बावजूद सिलचर में सुबह वोट देने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग आए, लेकिन मतदान पर ध्रुवीकरण का साया दिखा। बराक घाटी की जिन 15 सीटों पर वोट हो रहे हैं, उनमें पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटें जीती थीं। अब उसका मुकाबला कांग्रेस और अजमल के महाजोट से है, जिसकी वजह से करीब 48% मुस्लिम वोट एकजुट हैं।
लेकिन कांग्रेस और अजमल के साथ आने पर बीजेपी के पक्ष में भी जवाबी हवा बन रही है। ये तारापुर जैसे कांग्रेस के मजबूत दुर्ग में भी दिखा, जो महिला कांग्रेस प्रमुख सुष्मिता देव का घर है। वो तो मुआ झूठे, कांग्रेस का जो मुआ झूठे आगे जाना है हमको। वैसे बराक घाटी के युवा इसके आगे दूसरे मुद्दों की ओर भी देख रहे हैं। हम लोग का जो मुद्दा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ला नहीं सका है, नहीं इस बार देखता है क्या करता है। सब तो कमिटमेंट करता है लेकिन असल मुद्दा पे काम नहीं करता है। बीजेपी को अगर महाजोट को टक्कर देनी है तो उसे बराक घाटी में 2016 में जीती अपनी 8 सीटों पर कब्जा बनाए रखना होगा। हाँ, ये बात सही है, हिंदू मुसलमान का बात आता है। आज का दिन में इन लोग कोशिश में है कि अजमल को इन लोग मुख्यमंत्री बनाएगा। वे अजमल के बारे में बात कर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अजमल की पार्टी 14 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं। असम के दूसरे क्षेत्र में जहां पे आज चुनाव हुआ है, जानकारों का ये मत है कि उन इलाकों में बीजेपी का दबदबा बरकरार रहने की उम्मीद है और इसीलिए महाजोट ये उम्मीद लगाएगी कि ध्रुवीकरण जो होने वाला है वो बराक वैली में सबसे ज़्यादा हो ताकि उनको फ़ायदा मिले। और इसी उम्मीद में बीजेपी भी रहेगी, क्योंकि बराक वैली में अच्छा प्रदर्शन करना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। सिलचर से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। तो दूसरे दौर के मतदान के दिन पश्चिम बंगाल से जहां छिटपुट हिंसा की खबरें आई, वहीं असम भी इससे अछूता नहीं रहा। वहां पर बराक घाटी में मतदान से ठीक पहले जमकर हिंसा हुई है। बराक घाटी में बीजेपी और एआईयूडीएफ के बीच झड़प देखने को मिली, जिसके बाद हालात कुछ देर के लिए काबू से बाहर भी हो गए। पुलिस को आखिर में लाठीचार्ज करना पड़ा और जब उससे भी हालात नहीं संभले तो पुलिस ने उसके बाद हवाई फायरिंग का सहारा लिया। আপনার নাম কি? असम में पिछली बार बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई थी और इस बार कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है सत्ता को हासिल करने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री असम में मौजूद रहकर चुनाव प्रबंधन में लगातार जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि इस बार कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। असम में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी को केकवॉक है, 2 चरणों के मतदान के बाद अब बीजेपी के समर्थक भी मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो महाजोत बनाया है उसके कारण बीजेपी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ रही हैं। और इस महाजोत के पीछे जो मेन आर्किटेक्ट हैं वो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल। वो हमारे साथ हैं। बघेल साहब, ये बताइए कि ये जो चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, 2 चरणों का मतदान, क्या फीडबैक है? देखिए, जहाँ पिछले चुनाव में बीजेपी अपर आसाम में उसका अपर हैंड था, एक तरफा वो लोग जीत हासिल किए थे, इस समय वो बुरी तरह परास्त हो रहे हैं। जितनी सीट उनको अपर आसाम में पिछले समय मिली थी उससे ज़्यादा सीट हमको मिलने वाली है। तो जहाँ उसका गढ़ है वही ख़त्म हो गया, तो नीचे तो उनका था भी नहीं। तो सेकंड फेज में भी वो पिछड़ गए हैं। अब उनके हाथ से खेल निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने के खेल से बाहर हो चुका है। थर्ड फेज में वो वैसे भी बहुत कम सीटें मिलने वाली उनको। दूसरे चरण का क्या फीडबैक है? दूसरे चरण में भी बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। जैसे प्रथम चरण में हमारा हुआ है, वैसे दूसरे चरण में भी हमारे जो फीडबैक मिल रहा है, दूसरे चरण में भी उसी प्रकार के रिपोर्ट आ रहे हैं, रिजल्ट भी उसी प्रकार से आएगा। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि चूंकि आपका अजमल के साथ अलायंस है, उसके कारण एक धार्मिक ध्रुवीकरण, काउंटर एक पोलराइजेशन हुआ। इनके पास इसके अलावा कुछ आता भी नहीं। ये हर जगह, चाहे वो बिहार जाए, दिल्ली में लड़े, चाहे कहीं और भी लड़े, उनको एक ही फार्मूला है सब चीज़ का। जबकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रही है, जनता पूछ रही हमारे लिए किया क्या आपने। टी वर्कर्स पूछ रहे हैं हमको 351 रुपया क्यों नहीं दिया आपने। नौजवान पूछ रहे हैं हमको 5 लाख हर साल नौकरी देने की बात आपने कही थी, वो किया क्यों नहीं।
भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि आपने कहा था बांग्लादेश की सीमा को सील करेंगे, आपने किया क्यों नहीं? 50 लाख लोगों को बाहर करेंगे बोले थे, किया क्यों नहीं? इन 5 सालों में आपने कुछ किया नहीं है और सिंडिकेट के हाथों में इस राज्य को सौंप दिया। तो ये मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, निराश हैं, उसे कोई उम्मीद नहीं है। जो 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दिया उसे पूरा विश्वास लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे हमने किया, लोगों के हितों में जो फैसले लिए हैं, उसी प्रकार से आसाम में भी लोगों को विश्वास है कि जैसे छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ वैसे आसाम में भी पूरा होगा। ये आपने ये अलायंस कैसे स्टिच किया? क्योंकि ये पहली बार देखा गया कि कांग्रेस पार्टी का सब कुछ गुवाहाटी में हुआ। ये कैसे, मतलब ये आला कमान का कल्चर पहले सब कुछ दिल्ली में होता था, इस बार गुवाहाटी में हुआ, ये कैसे संभव हो? देखिए, इस समय तो कोई टिकट वितरण दिल्ली से नहीं हुआ और टिकट मांगने वाले भी दिल्ली नहीं गए हैं, सब कुछ यहीं से हुआ है। ऐसा कैसे हो पाया? अब वो जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम है वो गुवाहाटी आए, यहाँ लोगों से बात किए। जो CWC की मीटिंग है, CC की बैठक है, निश्चित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, तो दिल्ली के सारे नेता उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन किसी की दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे कोई कांग्रेसी बागी नहीं हुआ। कैंडिडेट सिलेक्शन इतना बढ़िया हुआ है कि कोई बागी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में सरपुटवल है, उनके बागी भी खड़े हुए और उससे नाराज भी लोग हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ है और ये अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। जितेंद्र सिंह जी जो प्रभारी हैं उनके अपनी जिम्मेदारी थी, जो प्रभारी सचिव हैं उनको अलग जिम्मेदारी दी गई थी, हम लोगों को अलग। आप क्या कर रहे थे? हम लोग तो ग्राउंड लेवल पे जाके कांग्रेस के वर्कर को जोड़ने का काम किए, यहाँ के नेताओं को और पार्टी पदाधिकारी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। पार्टी खड़ी हो गई। जो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम ये हमारी टीम ने पूरा किया। तो ये माना जाए कि जो असम में जो लड़ाई है ये भूपेश बघेल बनाम नरेंद्र मोदी है? बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई कांग्रेस की है और उसके नेता राहुल गांधी, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस का मॉडल है और ये डिजाइन राहुल गांधी जी ने खुद किया था हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ जो मॉडल हम कर रहे हैं वो राहुल गांधी का मॉडल है। आपको क्या इतना आत्मविश्वास है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो असम में काम कर रहा है? क्योंकि वही सही मायने में कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल है जो छत्तीसगढ़ में हमने किया है, जो राहुल जी ने किया और उसको हमने वही इम्प्लीमेंट यहाँ किया। तो उसका एकदम से जो लोग ये सोचते थे कांग्रेस कहीं नहीं है, कहीं फाइट में नहीं है, क्लीन स्वीप है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये जो कहते थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव निकलते गया बोले अब फाइट में आ गया, अब तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन गया, अब लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपको लगता है बनेगी? निश्चित रूप से बनेगी। जो 100+ की बात अमित शाह जी जो बोले वो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस और महाजोड़ के 100+ आने वाले हैं।